नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यमणि जैन और आप सबका स्वागत है हमारी आज की स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी स्टॉक मार्केट न्यूज़ यूएस मार्केट की क्लोजिंग के साथ, जहां एक इवेंट ने पूरा सेंटिमेंट ही आज पलट के रख दिया, जो कि है फेडरल रिजर्व का रेट कट। जी हाँ, जिस अनाउंसमेंट का लोग हफ्तों से इंतज़ार कर रहे थे वो आज फाइनली सक्सेसफुल हो गई है। जेरोमी पावल जो फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने फाइनली आज 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस कर दिया, जिस अनाउंसमेंट के बाद डाउ जोन्स लगभग 1.3% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। वहीं S&P 500 भी सॉलिड ग्रीन में क्लोज हुआ और नैस्डैक में भी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। मार्केट को ये रेट कट एक तरह का बूस्टर शॉट लगा, इसलिए इक्विटीज ने भी एकदम शार्प बाउंस दिखाया। जब यूएस में बोरोइंग रेट्स ऐसे कम होते हैं तो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग सस्ती हो जाती है, हाउसिंग मार्केट को रिलीफ मिलता है और ग्रोथ स्टॉक्स में तुरंत ऑप्टिमिज्म आ जाता है। साथ ही आज 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स भी नीचे फिसल गए, जिससे टेक स्टॉक्स को भी एक टेलविंड मिला। जब यील्ड्स गिरती हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं, इसलिए नैस्डैक भी आज ग्रीन में था। लेकिन दोस्तों, रैली के पीछे एक कैच भी है। फेड की टोन उतनी डॉविश नहीं थी जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि पॉवल ने तो क्लियर वर्ड्स में बोला है, इस रेट कट को एग्रेसिव कटिंग साइकिल की शुरुआत मत समझना, आगे हम पूरी तरह से डेटा डिपेंडेंट ही रहेंगे। यानी कट कर दिया पर साथ में वार्निंग भी दे दी। फेड अभी अभी इन्फ्लेशन को लेकर कॉशियस है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन अभी 2.8% है, उनके सेट टारगेट 2% से काफ़ी ऊपर। इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है पर स्पीड स्लो हो रही है, इसलिए मेरी इंटरप्रिटेशन सिंपल है। फेड एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहा है, इन्फ्लेशन को लाइटली भी नहीं ले रहा। पॉवल की स्टेटमेंट एक ड्यूअल टोन जैसी निकल कर आती है, रिलीफ भी दे रहे हैं और डर भी दे रहे हैं। रिलीफ इसलिए क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और इकोनॉमी स्लोडाउन अवॉइड हो सकता है, और डर इसलिए क्योंकि फेड कह रहा है कि आगे की डायरेक्शन अनसर्टन होगी और अगर इन्फ्लेशन फिर चिपक गया तो कट्स रुक भी सकते हैं। यानी आज की रैली शॉर्ट टर्म में जस्टिफाइड लगती है, लेकिन फेड की बॉडी लैंग्वेज कह रही है ओवर सेलिब्रेट मत करो। इस बीच हमारे एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हॉवर्ड मार्क्स ने भी एक बयान दिया। उन्होंने अपने मेमो में 3 बड़े रेड फ्लैग्स को हाईलाइट किया है। पहला रेड फ्लैग है AI फ्यूल्ड वैल्यूएशन ओवरहीट हो रहे हैं, यानी टेक रैली सस्टेन्ड नहीं हो सकती अगर अर्निंग्स कैचअप ना हो। जॉब लॉसेस फ्यूचर में बिग रिस्क बन सकते हैं, यानी इकोनॉमिक स्ट्रेस साइकिल्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में हाई रह सकती है, यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी इक्विटी मार्केट्स को शेक कर सकती हैं। यानी हॉवर्ड मार्क्स ये कह रहे हैं कि रैली अच्छी है पर फंडामेंटल्स और मैक्रो रिस्क को इग्नोर मत करो। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर यूएस में गिर रहे हैं तो FIIs फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स में आने का चांस बढ़ता है, डॉलर सॉफ्ट हो सकता है, यानी इससे रुपये को सपोर्ट मिल सकता है। रिस्क ऑन सेंटीमेंट से इंडिया की IT इंडस्ट्री, बैंक्स, कैपिटल गुड्स एंड ग्रोथ सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन मीडियम टर्म में पिक्चर मिक्स्ड है। अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा और फेड ने अगले मीटिंग में हॉकिश टोन अडॉप्ट कर ली तो ग्लोबल फ्लोज यू टर्न भी ले सकते हैं। इंडिया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बावजूद ग्लोबल अनसर्टेनिटी से आइसोलेटेड नहीं रह सकता। ये रेट कट सही डिसीजन था भी या थोड़ा अर्ली डिसीजन कह सकते हैं इसे। मेरे हिसाब से ये कट बोल्ड भी है, रिस्की भी है। बोल्ड इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि यूएस इकोनॉमी के कुछ सेक्टर स्लो हो रहे हैं और उनको टाइमली सपोर्ट करना ज़रूरी था। रिस्की इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी 2.8% पे बैठी है, जो कि 2% टारगेट से अभी दूर है। अगर इन्फ्लेशन फिर चिपक गया तो फेड ऑकवर्ड पोजीशन में आ सकता है, यानी कट भी किया और कंट्रोल भी खराब हो गया। फेड ने एक तरह का कैलकुलेटेड गैम्बल लिया है, यानी मार्केट को रिलीफ देने के लिए कट किया पर साथ में वार्निंग भी चिपका दी। बॉटम लाइन दोस्तों, शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मीडियम टर्म में कॉशियस रहना जरूरी है। आज की रैली अच्छी है बट आगे डायरेक्शंस डेटा डिसाइड करेगा, जो कि इन्फ्लेशन प्रिंट्स, जॉब नंबर्स और फेड की अगली 2-3 मीटिंग्स की टोन है।
हमारे लिए इंडिया में इसका इमीडिएट इफेक्ट सपोर्टिव रह सकता है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं एक मैसिव ग्लोबल कॉन्फिडेंस सिग्नल की, जो है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का कंबाइंड लगभग $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिया के लिए। जी हाँ, सत्या नडेला ने अनाउंस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट अलोन $17.5 बिलियन नेक्स्ट 4 साल में इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड डेटा सेंटर और सॉवरेन क्लाउड सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करेगा। गूगल ने भी अपने साइड से $multi-billion एआई डेटा सेंटर एक्सपेंशन कमिटमेंट्स दिए हैं। इसका सीधा मीनिंग ये है कि ग्लोबल टेक जाइंट्स इंडिया को नेक्स्ट एआई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से पोजीशन कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स जॉब्स, डिजिटल इंफ्रा, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम और क्लाउड बेस्ड इकोनॉमी को टर्बोचार्ज करेंगे। जितना ज़्यादा हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंडिया में लगेंगे, उतना ज़्यादा सारा टेक इकोसिस्टम, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकॉन, एनर्जी कंजम्पशन और इवन रीट्स को मल्टी ईयर बेनिफिट मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की ओर, जो कि है जापान से। बैंक ऑफ जापान के फॉर्मल एग्जीक्यूटिव का मानना है कि बैंक ऑफ जापान आने वाले मंथ में मल्टीपल रेट हाइक्स करेगा। जापान डेकेड्स तक जीरो या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पर चल रहा था, पर अब उनका व्यू है कि इकोनॉमी इन्फ्लेशन के साथ नॉर्मलाइज हो रही है। अगर बैंक ऑफ जापान रेट हाइक्स करता है तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जापान एक ह्यूज ग्लोबल लेंडर नेशन है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जापानीज इन्वेस्टर ने वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। रेट हाइक्स का मतलब है येन स्ट्रॉन्गर होगा और जापानीज फंड इंटरेस्ट बेरिंग एसेट में वापस जापान में मूव कर सकते हैं। इसका असर इंडिया पर भी पड़ सकता है। ग्लोबल लिक्विडिटी थोड़ी टाइट हो सकती है, ऐसे कैरी ट्रेड्स अनवाइंड हो सकते हैं, मार्केट्स के लिए फंडिंग कॉस्ट स्लाइटली ऊपर जा सकती है। सो वर्ल्ड इज वॉचिंग जापान दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बुरी खबर है। जापान में कल रात रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया है, जिन्हें सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को हिला दिया। बहुत लोग अपने घरों से दूर हैं। कई परिवार अभी तक सेफ्टी और सपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं। हमारी तरफ से उन सबके लिए दुआएं और हिम्मत, क्योंकि इस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दुआ और हिम्मत की। भगवान करे वो जल्द से जल्द इस दुविधा से निकले। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारी अगली हेडलाइन की ओर। इंडिया ओपन्स $177 बिलियन पेंशन पूल। गवर्नमेंट ने $177 बिलियन के पेंशन फंड पूल को अब वाइडर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए ओपन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल पॉलिसी चेंज नहीं है, ये इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर बन सकता है। पेंशन फंड्स दुनिया भर में सबसे स्टेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल होते हैं। इनका पैसा शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स पर नहीं चलता बिल्कुल भी। ये स्लो, स्टेडी और मल्टी डेकेड हॉराइजन वाला कैपिटल होता है। पहले इंडिया में पेंशन फंड सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जिससे उनकी डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड होती थी। अब गवर्नमेंट ने इनके लिए ज़्यादा एसेट क्लासेस ओपन कर दिए हैं, जो कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इवन तक कि रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स में भी अब ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इनमें भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब इंडिया के जो बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज हो गए, मेट्रोज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हमारे जो रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अब चीप, स्टेबल, लॉन्ग टर्म फंडिंग के थ्रू एक्सलरेट ये सारे जो है सेक्टर्स हो सकते हैं। इसका और एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अब ज़्यादा रेजिलिएंट बनेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो मार्केट को फॉरेन सेलिंग शॉक से बचाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अब डोमेस्टिक इक्विटी सेक्शन की ओर, जहां हमने कल देखा सेंसेक्स 275 पॉइंट गिरकर और निफ्टी 81 पॉइंट्स गिरकर क्लोज हुआ। तो इस गिरावट का रीज़न था क्या? तो इस गिरावट का सबसे बड़ा पहला रीज़न था सॉगी ग्लोबल टोन। जी हाँ, कल से और पिछले 2-3 दिन से हमें जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो है कि फेड की अनाउंसमेंट का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट में सेंटिमेंट कंफ्यूज्ड है,
कन्फ्यूजन से भरा हुआ है और अनक्लियर है। उसका कारण ये था कि लोग सोच रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है वो जो एक सेट टारगेट होता है फेड का, उससे बहुत ऊपर है। तो फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो उसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन ये भी थी कि अगर फेडरल रिजर्व रेट कट कर भी देता है तो वो हॉकिश स्टांस दे सकता है, जो कि आज सच भी हुआ। जो अपने जेरेमी पॉवेल है, उन्होंने एक हॉकिश स्टांस दिया है कि हम इस रेट कट को आप ये मत समझिए कि हम रेट कट्स की पेस बढ़ा देंगे इन फ्यूचर में, हमें नंबर्स को लेके कॉशियस रहना होगा और हम नंबर्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये नर्वसनेस कहीं ना कहीं सच भी थी इंडियन मार्केट्स में, जिसके कारण एक सॉगी ग्लोबल जो अपटोन थी वो बनी हुई थी। और जब ऐसी सॉगी टोन बनती है तो पास्ट में देखा गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स पहले ही अपना रिस्क कम कर देते हैं, और ये रिस्क कम कैश लेवल्स को बढ़ाकर होता है। हाई बीटा स्टॉक्स जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप को फोलियो से कम करके उनको बेच के किया जाता है, जो कि आज हमें देखने को मिला भी। स्मॉल कैप 50 रफली 1.10% से गिरा, वहीं निफ्टी मिड कैप 1.12% तक गिर गया। तो इन्हीं नर्वसनेस के कारण जो है अपने बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने पैसा जो है निकाला है, उन्होंने कॉशियस स्टांस अपनाई है आज, जिसकी वजह से स्मॉल कैप भी गिरा, मिड कैप भी गिरा, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल जो है सेक्टर्स हैं, ये एक हीटेड सेगमेंट होता है। तो सबसे पहले जो है सेलिंग इनमें देखी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे रीज़न की ओर। जो दूसरा सबसे ज़्यादा वरीसम रीज़न था वो है G-Secs yield spiked to 6.63%, दैट इज हाईएस्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। आज इंडिया की 10 ईयर G-Sec yield लगभग 6.663 के आसपास क्लोज हुई है, और इंट्राडे हाई उसने 6.68 टच किया है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का हाईएस्ट माना जा रहा है। अब जिनको नहीं पता G-Sec yield होती क्या है, उनको हम समझाते हैं। G-Sec yield और yield का मतलब क्या है उनको मैं बताना चाहूँगा कि G-Sec को सरकार का लोन समझो। सरकार जब बॉन्ड निकालती है तो बोलती है कि हर साल एक फिक्स्ड कूपन दूंगी। मान लो 100 रुपये का बॉन्ड है, उस पर उसने गवर्नमेंट ने कहा है कि हर साल हम आपको 7 रुपये 100 रुपये के ऊपर हम आपको देंगे, जो कि एक फिक्स्ड कूपन है। ये 7 रुपये जो है ये फिक्स्ड रहते हैं, पर यील्ड वो परसेंटेज रिटर्न होती है जो आज के दाम पर निकाला जाता है। मान लीजिए आगे आपने 100 रुपये का बॉन्ड लिया, जिसमें आपको साल के एंड में 7 रुपये का कूपन के तौर पे मिल गए। ठीक है, आपने 100 रुपये का बॉन्ड लिया, साल के एंड में 7 रुपये आपको कूपन के तौर पे मिल गए। ठीक है, तो इस पर आपकी यील्ड हुई 7%। और वहीं अगर बॉन्ड कल तक 100 का था जो आज 95 का मार्केट में मिलने लग जाए, तो कूपन तो वही 7 रुपये इसका मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें कम पैसे में सेम कूपन मिल रहा है जो कि 7 रहेगा। मतलब अब जो बॉन्ड 100 में मिल रहा था उस पर हमारी कमाई 7 रुपये कूपन के तौर पर हो रही है। वही बॉन्ड अब 95 का मिलने लग गया बाजार में, और वो जो पहले 7% था वो 7.36% हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब प्राइस नीचे आता है तो यील्ड ऊपर चली जाती है, बिल्कुल सीसॉ की तरह। और यही नहीं, इसके साथ मैच्योरिटी पर प्राइस गेन भी हमें मिलता है, क्योंकि जब मैच्योरिटी होती है सरकार से हम 95 नहीं लेते, बल्कि जो हमारा असल मूल है जो कि 100 रुपीज़ था, सरकार हमें वही वापस करती है। और इसमें हमें इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5 रुपये का प्रॉफिट और हो गया। तो चलिए अब समझते हैं आज की यील्ड ऊपर क्यों गई। तो पहला रीज़न इसका ये है कि आज रुपी 89.75 से लेके 90.30 की रेंज में घूमता रहा। लेटेस्ट प्रिंट 89.80 के आसपास था। जब रुपी वीक जोन में होता है, नया बायर थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मांगने लगता है ताकि करेंसी का रिस्क कवर हो जाए। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का मतलब हायर यील्ड। दूसरा बढ़ते हैं हम दूसरे रीज़न की ओर। रिसेंट दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन FAR बॉन्ड्स, जो कि खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, उनमें सेलिंग करी, और वो इतनी ज़्यादा सेलिंग थी कि हमारे बॉन्ड्स की कीमत उससे कम हो गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि बॉन्ड 100 से 95 आ गए, कीमत कम होने के कारण यील्ड बढ़ गई। तीसरा रीज़न, RBI ने पिछले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है,
लेकिन बाजार में डाउट है कि आगे और कितने रेट कट्स मिलेंगे। और जब ऐसा डाउट मार्केट में होने लगता है तो लोग लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड्स में एग्रेसिवली जंप नहीं करते। आज सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स ही नहीं, प्राइमरी मार्केट का सिग्नल भी सिमिलर था। कुछ बड़े इशूअर्स को आज अपने इशू पॉज करने पड़े क्योंकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्ट डिमांड कर रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि बोरिंग कॉस्ट ब्रॉडली ऊपर की तरफ है। और अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बैंक्स और एनबीएफसीज में आता है। बैंक्स और एनबीएफसीज को नियर टर्म में दो चीज़ों का झटका लगता है। पहले, उन्हें मार्क टू मार्केट लॉसेस दिखाने पड़ते हैं, और क्योंकि उनके पास जो बॉन्ड्स पड़े हैं वो उनकी मार्केट वैल्यू गिरती है तो बुक्स में तुरंत नुकसान दिख जाता है। दूसरा, एनआईएम पर प्रेशर, क्योंकि फंडिंग कॉस्ट डिपॉजिट या होलसेल बोरिंग रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन लोन रेट्स का रीसेट कैलेंडर के हिसाब से बाद में ही होता है, इसलिए कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के लिए मार्जिन इनका पतला लग सकता है। इसलिए इसी कारण से आज बैंक निफ्टी -0.44%, निफ्टी पीएसयू बैंक -0.70% और निफ्टी प्राइवेट बैंक -0.43% से नीचे गिर के बंद हुई। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले रीज़न की ओर, जो कि है एफआईआईज की सेलिंग। तो आज फिर से एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यू रही इंडियन मार्केट्स में, जहां आज एफआईआईज ने 1651 करोड़ की नेट सेलिंग की। वहीं डीआईआईज ने लगभग 3752 करोड़ की नेट बाइंग करके गिरावट को कुशन देने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन पूरी डायरेक्शन पलट नहीं पाई, क्योंकि फेड डे जैसे इवेंट रिस्क वाली शाम में फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हैवी पड़ती है और सेंटिमेंट जो है वो रिस्क ऑफ ही रहता है। इसलिए हमें आज फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और रेड कैंडल क्लोजिंग भी मिली। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की ओर, जहां पहली न्यूज़ की बात करें। पहली न्यूज़ है एलआईसी को लेकर, जहां एलआईसी को महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से 2370 करोड़ का जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिला है, जिसमें जीएसटी 1382 करोड़, इंटरेस्ट 850 करोड़ के लगभग है और पेनल्टी लगभग 138 करोड़ की है। ये ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक के पीरियड को कवर करता है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि एलआईसी ने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। सिंपल भाषा में, जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा क्लेम किया गया है। इंश्योरेंस बिजनेस में कॉमन एक्सपेंसेस का हिस्सा जो है वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों प्रोडक्ट्स को सर्व करता है। लॉ के हिसाब से रूल 42 के अंडर प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल इसका करना पड़ता है। डिपार्टमेंट को लगता है कि यहाँ रिवर्सल कैलकुलेशन कम हुआ है या फिर क्रेडिट इनएलिजिबल था, इसलिए डिमांड नोटिस जो है इनको जारी किया गया है। एलआईसी ने बोला है कि ऑपरेशंस पर इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं हुआ और ये ऑर्डर अपील किया जा सकता है, जो कि वो करेंगे ही कोर्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा, कंपनी अपील फाइल करेगी जहां डिटेल्ड वर्किंग टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट शेयर्स और रूल 42 का फॉर्मूला लगेगा और उस पर हेयरिंग होगी। याद रहे, सितंबर 25 के बाद लाइफ और हेल्थ पॉलिसीज़ पर जीएसटी 0% हो चुका है, लेकिन इसलिए आज के 0% रूल से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हमारी नज़र अब दो चीज़ों पर रहेगी, अपील के ग्राउंड और टाइमलाइन, और प्रोविजनिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी पर मैनेजमेंट की इस पर क्या गाइडेंस रहती है। इसी के बेस पर स्टॉक का हेडलाइन रिस्क जो है वो सेटल होगा। तो चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है पीएफसी एंड सिडबी बॉन्ड इश्यूज विड्रॉन को लेके। दोस्तों, कल पीएफसी जो पावन फिल्म कॉरपोरेशन है और सिडबी ने मिलकर लगभग 11,500 करोड़ के बॉन्ड इशू विड्रॉ किए, क्योंकि बिडिंग में इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया है, रीसेंट प्रिंट से 15 से 17 बेसिस पॉइंट ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मांग रहे हैं। इसीलिए इशूअर्स को लगा कि आज वाली बोरोइंग कॉस्ट उनके कंफर्ट बैंड से बाहर निकल रही है और उन्होंने डील अभी के लिए पॉज कर दी है। बैकग्राउंड सिंपल है, पिछले कुछ सेशन में 10 ईयर जीसेक यील्ड फाइनेंशियल ईयर हाई जोन के पास था,
और USD INR वीक साइड में घूम रहा था। तो बायर्स ने नेचुरली ज़्यादा यील्ड डिमांड की। प्राइमरी मार्केट इसी वजह से प्राइसिंग वाइज टाइट फील हो रहा है। अब कल के लिए हमारी वॉच लिस्ट सीधी है। अगर CPI या RBI OMO के कट ऑफ्स के बाद यील्ड्स थोड़ी कूल ऑफ होती है तो रुपी स्टेबल और रुपी स्टेबल रहता है तो ये इशूअर्स नए टेन्योर या छोटे साइज का इशू लेके दोबारा वापस आ सकते हैं। बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो कि है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 49% टू 74%। जी हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और ये अप्रूवल सीधा बैंक के कैपिटल ऑप्शंस को ब्रॉडन करता है। मतलब आगे चलकर FPI FDI के थ्रू फंड्स लाने के लिए हेडरूम बढ़ गया है, जिससे इस स्टॉक में फ्री फ्लोट और लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है। तो चलते हैं अब हमारी आखिरी न्यूज़ की ओर, जो कि मैं बिल्कुल भी कवर करना नहीं चाहता था बट कवर करनी ज़रूरी है। और वो है मीशो की लिस्टिंग को लेकर, जहां मीशो लॉस मेकिंग होते हुए भी आज 111 के इशू प्राइस के सामने 58% तक प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। जहां इसने 175 का हाई लगाया और इसकी वैल्यूएशन जो है 78,930 करोड़ तक पहुंच गई है। ये दाम आज के प्रॉफिट पर नहीं, कल के प्रॉमिस पर मिला है। मीडिया में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव इन 25 की बातें चल रही हैं, पर P&L अभी तो रेड ही है। इनका P&L अभी भी लॉस दिखा रहा है। अगर इनकी ग्रोथ धीमी पड़ती है, एड मोनेटाइजेशन इनका पिक ना हुआ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फिर से अगर इनकी बढ़ गई, तो ये मार्केट कैप इनके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट एंड फाइनल अपडेट्स की ओर, जहां कल सुबह मार्केट का एक बड़ा इवेंट है, जहां हमारा नवंबर मंथ के CPI नंबर्स पब्लिश होंगे। CPI को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। मतलब जो चीज़ें रोज़ खरीदी जाती हैं, खाना, दूध, सब्जी, मकान, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, उनकी महंगाई का ये एक तरह से मंथली रिपोर्ट कार्ड होता है। ये बताता है कि कंट्री में महंगाई कितनी तेज़ या कितनी धीमी चल रही है। अगर CPI एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए, यानी महंगाई ज़िद्दी लग रही है, तो मार्केट तुरंत कॉशियस हो जाता है। बॉन्ड यील्ड्स ऊपर, रुपी थोड़ा वीक और बैंक्स ऑटोज रियलिटी में हल्की सेलिंग दिखी जाती है। पर अगर CPI एक्सपेक्टेड से नीचे आए तो सेंटीमेंट रिलैक्स करता है, यील्ड्स थोड़ी कूल होती हैं, रुपी स्टेबल होता है और रेट सेंसिटिव्स जो हैं इनमें एक शॉर्ट टर्म रिलीफ भी आता है। यानी कल CPI नंबर सिर्फ एक डेटा नहीं, बल्कि RBI ने जो रेट कट किया था उसके बाद अगली कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी उसका एक सिग्नल देगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि है RBI के OMO परचेजेस को लेके। तो आज RBI का OMO परचेज भी हो रहा है, जिसमें RBI मार्केट से सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है और बदले में सिस्टम में कैश इंजेक्ट करता है। OMO में पार्टिसिपेट सिर्फ बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स ही कर सकते हैं, हमारे जैसे आम लोग नहीं कर सकते। ये लोग RBI के ई-कुबेर पोर्टल पर अपने बॉन्ड सेल बिड्स भेजते हैं। RBI जिस बिड को एक्सेप्ट करता है उन इंस्टीट्यूशन को RBI पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। अब सवाल ये है कि बैंक्स के पास इतना बॉन्ड आते कहाँ से हैं? सिंपल पहला SLR रूल जो हम सब ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। इसका इन रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक्स को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा मैंडेटरली सरकारी बॉन्ड्स में रखना पड़ता है, तो जिसके बाद नेचुरली इनका बॉन्ड्स का बैलेंस बढ़ जाता है। दूसरा, सरकार जब पैसा रेज करती है तो बैंक्स प्राइमरी ऑक्शन में बॉन्ड्स खरीदते रहते हैं, जिससे फिर इनका बैलेंस बढ़ जाता है। तीसरा, डेली सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग में भी बैंक्स के पास बॉन्ड इन्वेंट्री जमा होती रहती है, इसलिए जब RBI OMO अनाउंस करता है तो बैंक्स के पास बेचने के लिए बॉन्ड्स रेडी होते हैं। RBI उनसे बॉन्ड्स लेता है और सिस्टम में कैश डालता है। So with this our stock market news for today ends here.